Hello students, today we are going to study kingdom Protista. Earlier we studied Archaebacteria, new bacteria, now it's kingdom Protista. Protista kingdom के organisms usually aquatic होते हैं, पानी में रहते हैं, या तो फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर में हम देखेंगे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स का लिंक है हायर किंगडम्स के साथ। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ेंगे देखेंगे उनमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांटी या किसी में कुछ रिजेम्बलेंस एनिमेलिया या किसी की कुछ रिजेम्बलेंस फंजाई किंगडम के साथ है। मीन्स ये लिंक है दूसरे किंगडम्स के साथ इन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स का। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या ग्रुप्स हैं? अंदर 5 ग्रुप्स हम पढ़ेंगे। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। इनमें से जो अपर 3 है क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, तो पूरी तरह से फोटोसिंथेटिक हैं, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, सनलाइट को लेकर अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। यूग्लिनॉइड खुद भी करते हैं पर नहीं भी कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे इसमें क्या होता है। तो तीनों फोटोसिंथेटिक है पर ये यूग्लिनॉइड थोड़ा इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, करता भी है पर थोड़ा सा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ भी है इसमें कुछ कैरेक्टर्स। स्लाइम मोल्ड पूरी तरह से सैप्रोफिटिक है, मीन्स डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है जैसे कि फंजाई किंगडम के मेंबर्स करते हैं। तो इसमें ये लिंक है, ये कनेक्शन है। प्रोटोजोन्स पूरी तरह से हेटेरोट्रॉपिक हैं, पैरासिटिक हैं या प्रेडेटर्स हैं, मीन्स ये एनिमल किंगडम के कैरेक्टर की ओर इंडिकेट करता है। यहाँ पर लिंक है एनिमेलिया किंगडम के साथ। तो अब देखते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम आपको पता है इससे पहले वाले आर्किया और यूबैक्टीरिया के सभी मेंबर्स थे प्रोकैरियोटिक। बहुत खास बात है कि ये प्रोटिस्टा के सभी मेंबर्स में है ट्रू न्यूक्लियस, मीन्स ये है यूकैरियोटिक। सभी मेंबर्स है यूकैरियोटिक और आप देख सकते हो ये यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल पूरे सारे काम सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेती है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे ही मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक आप अच्छे से जानते हो, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अच्छा, जब पैरामीशियम की बात आप अच्छे से पहचानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये आपका अपना पैरामीशियम है स्लीपर के शेप का। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये भी पूछा जाता है नीट में। तो पैरामीशियम में आप देखो एक मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। तो यहाँ 2 न्यूक्लियस है, बाकी सभी जगह सिंगल न्यूक्लियस है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोटिक सेल है। इसके बाद इनमें न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं जैसे कि सारी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, और इनमें मूवमेंट के लिए सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। कुछ में फ्लैजिला होते हैं जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, और कुछ में सीलिया होते हैं इनके सरफेस पे जिससे ये मूवमेंट शो करते हैं। इन जनरल जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की तो कई ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का है, किसी में ऑटोट्रॉपिक, किसी में हेटेरोट्रॉपिक, किसी में सैप्रोफिटिक। हम देखेंगे इंडिविजुअली किसमें कैसा है। रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के मेंबर्स शो करते हैं बाइनरी फिशन, मींस वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। उनका न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, फिर उनकी सेल भी डिवाइड हो जाती है। तो बाइनरी फिशन शो करते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया, यूग्लिना। कई ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फिशन शो करते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। उसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में से गैमीट फॉर्म होते हैं, उन गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है। आपको पता है गैमीट्स के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये जाइगोट फॉर्म करेगा, जाइगोट फिर से डिवाइड होगा मियोसिस से और वो नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। माइटोसिस मियोसिस आप
कुछ चैप्टर्स के बाद पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है +1 में ही, आप अच्छे से इसको पढ़ोगे। फिलहाल आप ये समझ लो गैमीट्स का फ्यूजन होता है और साथ में जाइगोट फॉर्म होता है और उससे न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ये है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहला मेंबर क्या नाम सुना था हमने? क्राइजोफाइट्स। कुछ अलग तरह के नाम है, पहली बार आप सुन रहे हो। क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में मेनली दो तरह की चीजें आती हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी होते हैं, बहुत ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। डायटम्स, ये ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे हैं, पानी में होते हैं, मेनली मरीन वाटर में होते हैं, पर कई बार ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। तो ये एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे से हैं, आप देख नहीं सकते हो। माइक्रोस्कोप में जब देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुली, बहुत तरह के डिज़ाइन, कलर, पैटर्न में मिलते हैं ये। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑर्गेनिजम्स हैं और साथ में ये पानी में बेचारे खुद तैर नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, आप देख सकते हो, ना सीलिया ना फ्लैजिला और ना ही स्यूडोपोडिया से मूव करते हैं। ये बेचारे खुद नहीं चल सकते हैं, ये वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं, मींस पानी इनको जहां बहा के ले जाएगा वहीं पर बह के चले जाएंगे। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो पानी के साथ, वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं, उनको कहते हैं प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स। और आपने 10th क्लास में नाम सुना था फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। जब आप फूड चेन बनाते थे तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम में जब आप फूड चेन बनाते हो। तो ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट है। अभी हम देखेंगे ये अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये है डायटम्स। अब हम बात करेंगे कि डायटम्स को डायटम क्यों कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर डायटम क्या बना है? डाई और एटम, दो वर्ड से बना हुआ है ये, जिसका मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ दो एटम्स होंगे। ठीक है, ये जो दो एटम्स हैं वो किस तरीके से होते हैं? जैसे कि मिठाई का डब्बा या शू बॉक्स होता है या सोप बॉक्स, दो फ्लैप्स होते हैं और वो दोनों आपस में इस तरह से फिट हो जाते हैं। ये इस तरह से दोनों आपस में फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो सेल वॉल है दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स में होती है और वो दोनों आपस में सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा ये डायटम है। ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यहाँ पर आपको बहुत एनलार्ज्ड व्यू मिल रहा है। तो ये दोनों आपस में सोप बॉक्स के जैसे फिट हुए हैं। अब ये बहुत हार्ड होती हैं, इनकी सेल वॉल पे सिलिका होती है। अगर आप इसको क्रश करो, हाथी भी अपने पैर के नीचे इसको दबाए क्रश करे तो भी ये क्रश नहीं होंगी, ये इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। डायटम्स को अगर अच्छे से दबा डालोगे तो भी नहीं ये ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिलिका का बना हुआ है डायटम। डायटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई क्वेश्चंस बनते हैं। नीट के लिए डायटम इंपॉर्टेंट है। तो डायटम सिलिका का बना है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। और क्या होता है, काफ़ी टाइम बाद जैसे जब डायटम मर गए तो इनकी जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट होता रहा। कहाँ पर रहते हैं ये? पानी में। तो ये मरीन वाटर है, यहाँ पर ये जो डेड हो गए डिपॉजिट होते गए, चले गए, बैठते चले गए। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जाके जो इनकी जो सेल है, सेल वॉल है जो सिलिका की बनी हुई, वो सेटल हो जाती है और वो फॉर्म करती है डायटमेशियस अर्थ। क्या फॉर्म करती है? डायटमेशियस अर्थ। ये इनकी सेल वॉल है सिलिका की बनी हुई और ये सेटल होके बनाते हैं डायटमेशियस अर्थ। क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है। ये जो डायटमेशियस अर्थ है ये इस तरह से पाउडरी मास जैसा होता है और ये बहुत ग्रिटी होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। जो ऑयल एंड सिरप्स हम यूज़ करते हैं उसको फिल्टर करते हैं जिससे कि प्योरीफाइड फॉर्म में हमको मिलता है। तो ये यूज़ होता है फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम डायटम्स की जब बात कर रहे हैं, डायटम्स ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
ओशन में चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है? डायटम्स हैं। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये देखो ओशन में कौन है? हम बार बार बात करते हैं ना, जब हम वाटर में फूड चेन बनाते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पर कौन है प्रोड्यूसर्स? सारी जिम्मेदारी डायटम्स की, सारी जिम्मेदारी, सारा काम इन्हीं पे डाल दिया गया। ये डायटम्स ग्रीन हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये प्रोड्यूसर्स हैं, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं डायटम्स, याद रखना। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट हम देखेंगे, नाम से बहुत क्लियर है, यहाँ पर 2 फ्लैजिला है, बाद में बात करेंगे। अभी उससे पहले पुरानी बात, ये भी एक्वेटिक हैं, मोस्टली मरीन हैं, और साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इनमें बहुत तरह के कलरफुल से मिलते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन, बहुत सारे कलर्स आपको मिलते हैं डिपेंडिंग कि इनके सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। अलग अलग पिगमेंट की वजह से अलग अलग कलर होता है इनमें। तो ब्यूटीफुल से, कलरफुल से होते हैं ये भी, ओशन में यानी कि मरीन वाटर में रहते हैं ये। अब आप देख सकते हो कि इनकी सेल पे कुछ सेल प्लेट्स बने हैं। इनमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट किंगडम का, वहाँ पर भी सेलुलोज की सेल वॉल होती है। ये आप इसको देख रहे हो, हम इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर देखते हैं। अभी हम इसका नाम बताएंगे, ये भी याद रखना है आपको। पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने क्या बात की कि यहाँ पर इसके सेल में सेल प्लेट्स होती हैं, सेलुलोज की बनी हुई बहुत सारी सेल प्लेट्स होती हैं, दिख रही हैं? सेल प्लेट्स हैं, ठीक है। सेल्यूलोज की बनी हुई सेल प्लेट्स हैं यहाँ पर। नाम है इसका डायनोफ्लैजिलेट। डाई मीन्स 2 और फ्लैजिला हैं, तो यहाँ पर 2 फ्लैजिला है, दिख रहा है? यहाँ पर 2 फ्लैजिला है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 फ्लैजिला है वो निकलते कहाँ से हैं? जो ये इसमें सेल प्लेट्स होती हैं सेलुलोज की बनी हुई, वो यहाँ फरो फॉर्म कर रही है, गड्ढा सा खांच फॉर्म कर रही है, तो ये फरो फॉर्म करती है, वहाँ से 2 फ्लैजिला निकलते हैं। एक है ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली निकलता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनली निकलता है, याद रखना है। इस मेंबर, इस ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। गोनियोलेक्स, ब्रेक करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। गोनियोलेक्स, ठीक। तो गोनियोलेक्स है ये। डायनोफ्लैजिलेट में से ये है रेड डायनोफ्लैजिलेट, गोनियोलेक्स। ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और पूरे वाटर बॉडी को कवर कर देता है, फैल जाता है। किस कलर का है? रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिसकी वजह से ये वाटर बॉडी को रेड कर देता है, पूरा कवर कर देता है, और सी अपीयर्स रेड या रेड टाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये गोनियोलेक्स है जो सी को रेड कर देता है, रेड टाइड बना देता है। अच्छा, एक चीज है डायनोफ्लैजिलेट मीन्स 2 फ्लैजिला, डाई फ्लैजिलेट ऐसे करके है नाम, पर नाम में एक और वर्ड छिपा हुआ है, डायन। डायनोफ्लैजिलेट, तो डायन वाला भी एक काम कर रही है। ये क्या काम? गंदा काम कर रही है, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये तो बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज करेंगे, पर इनका नंबर बहुत लार्ज है। तो ये इतने लार्ज नंबर में है कि सभी ने थोड़ा थोड़ा टॉक्सिन्स भी रिलीज किए, तो क्या होंगे? कौन रह रहा है? एक्चुअली पानी किसकी जगह है रहने की? एक्वाटिक एनिमल्स की। तो एक्वाटिक एनिमल्स बेचारे सरवाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, और इन्होंने जो टॉक्सिन निकाला है, इन डायंस ने जो अपना जहर निकाला है, टॉक्सिन निकाला है, उसकी वजह से ये किल कर देगी मरीन एनिमल्स लाइक फिशेज। तो ये गंदा काम भी कर रहा है, याद रहेगा डायनोफ्लैजिलेट। अभी तक क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स दोनों फोटोसिंथेटिक थे। थर्ड है यूग्लिनॉइड, अच्छे से पहचानते हो आप इसको, बचपन से नाम सुनते आ रहे हो और इसको देखते आ रहे हो। यूग्लिना पानी में रहते हैं, पर ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मरीन वाटर में नहीं, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। पानी कैसा? स्टैग्नेंट वाटर,
कहीं पर रुका हुआ पानी है, फ्लोइंग वाटर, रनिंग वाटर, रिवर में नहीं, स्टैग्नेंट वाटर में रुके हुए पानी में ये रहते हैं और पानी को ऑब्वियसली खराब कर देंगे। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है यूग्लिना का। ब्यूटीफुली ये मूव करते हैं, इसमें फ्लैजिला होता है, बहुत अच्छे से मूव करते हैं। ये एक खास बात होती है यूग्लिना में, यहाँ पर भी देख के आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत स्लिपरी सा है, पकड़ने चलोगे तो शायद स्लिप हो जाएगा, ऐसा देख के ही लग रहा है। तो क्यों होता है? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जगह पर प्रोटीन की बनी कवरिंग होती है, पेलिकल कहते हैं जिसको। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यूग्लिना के सरफेस पे प्रोटीन की बनी कवरिंग है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, याद रखना इसको, इम्पॉर्टेंट बात है। अब दूसरी बात, आराम से दिख रहा है आपको किस कलर का है? ग्रीन। क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल है इसमें। तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, वही सेम पिगमेंट जो हायर प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये बात पक्की हो गई। कब करेगा? जब आप बोलोगे हमेशा करेगा, पर नहीं, जब सनलाइट मिलेगी तब तो सब अच्छा चल रहा है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेगा। सनलाइट चली गई, दिन भर ठीक रहा, रात को ये अपना असली रूप दिखाएगा। जब सनलाइट चली गई तब ये क्या करेगा? खतरनाक काम। इधर देखते हैं, जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में तो इसने की फोटोसिंथेसिस, जब सनलाइट चली गई तो ये खतरनाक काम करेगा, शिकारी बन जाएगा। क्या करने लगेगा? ये दूसरों का, छोटे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स का शिकार करने लगेगा, उनको खा जाएगा। मतलब है तो दिन में तो शरीफ बंदा है, पर रात में बन गया खतरनाक बंदा, प्रीडेटर, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने लग जाएगा जब सनलाइट नहीं है और जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हो क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट तो एक्सक्लूसिवली फोटोसिंथेटिक थे, पर ये फोटोसिंथेटिक के साथ साथ स्विच कर रहा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए की तरफ। ठीक है, यहाँ पर क्या छूट गया था कि इसमें फ्लैजिला होते हैं, आपको पता है। यहाँ पर 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला देखो, एक छोटा सा एक बड़ा सा लंबा सा। ठीक है, तो गंदा काम कर रहा था तो भगवान जी ने एक फ्लैजिला इसका काट दिया, छोटा कर दिया। ऐसा नहीं हुआ है, यू कैन रिमेंबर दिस वे कि यहाँ पर 2 फ्लैजिला हैं, दोनों सेम पॉइंट से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक छोटा सा एक बड़ा सा 2 फ्लैजिला है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिनॉइड, जिसका मेंबर है यूग्लिना, आपको पता है। 3 हम पढ़ चुके हैं, 4th है स्लाइम मोल्ड्स। आपको नाम कुछ सुना सा लग रहा होगा, कुछ कभी सुन चुके हो इसको? स्लाइम मोल्ड तो नहीं सुना होगा, मोल्ड सुना होगा। 10th क्लास में जब आपने ब्रेड मोल्ड पढ़ा था, राइजोपस, याद है? राइजोपस ब्रेड मोल्ड जो स्पोर्स बनाता है और वो फैल जाते हैं। तो यहाँ पर वो नाम सिमिलर सा लग रहा है और आप देखोगे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ सिमिलर है। तो यहाँ पर एक्चुअली पहले इसको फंजाई समझा जाता था, पर नहीं, ये फंजाई नहीं है, बहुत कुछ डिफरेंस भी है, तो इसको अलग रख दिया है स्लाइम मोल्ड्स में। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली देखो रिजेम्बलेंस समझ में आ गई, ये सैप्रोफिटिक हैं, मीन्स ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, अपना फूड नहीं बनाएंगे, ये दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, बाहर ही, बॉडी के बाहर ही क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उसको लेंगे। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो गिरी हुई पेड़ की ट्विग्स हैं, लीव्स हैं, उन पे ग्रो करेगा। तो जो प्लांट्स की डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स हैं, उनसे अपना, उनका जो डेड पोर्शन है, उनसे ऑर्गेनिक मैटर को टेक इन करेगा। ये ना जैसे कोई लिक्विड बह रहा हो, ऐसे इतना तेज़ी से ऐसे फैलता है, इस पूरे ट्विग्स और जो नीचे पड़ा हुआ है उसमें तेज़ी से फैलता है। और एक अच्छी बात ये कि ये बड़ा ढीठ है, बड़ा ज़िद्दी है, कितनी भी एडवर्स कंडीशंस हो ये सालों तक सरवाइव कर सकता है आराम से, बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है। ठीक, ऐसे 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 से पूरे बड़े से एरिया में फैलता चला जाएगा, कई फीट्स तक ये फैल सकता है। पर और इसके स्पोर्स भी बड़े खतरनाक वाले हैं। स्पोर्स में कुछ अभी हम देखेंगे, स्पोर्स के बाहर इनमें हार्ड कवरिंग है और ये स्पोर्स को डिस्पर्स कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, जिससे कि खूब दूर दूर तक ये फैल जाते हैं। अब क्या होता है इनमें, जब
नॉर्मली ये जो हमने देखा ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम है। अच्छी सब फेवरेबल चीज़ें चल रही हैं, जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो ये प्लाज्मोडियम चारों तरफ फैलता रहेगा, ठीक है। पर जब इनका बुरा वक्त आएगा, जब एडवर्स कंडीशंस आएंगी, तब ये क्या करेंगे, तब ये फॉर्म कर लेंगे फ्रूटिंग बॉडी, तब ये फॉर्म कर लेंगे फ्रूटिंग बॉडीज। कई तरह की फ्रूटिंग बॉडीज अलग अलग फॉर्म करेंगे, तो ये फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर सकते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा ब्रेड मोल्ड में भी ऐसा ही कुछ आपने देखा था कि वहां पर भी हाइफा था, वहां पर भी हाइफा था, उसकी टिप स्वेलन हो गई थी, स्पोरेंजिया फॉर्म किया था, अंदर स्पोर्स भरे हुए थे, ये रिलीज हो गए, स्पोर्स जाकर चारों तरफ फैल गए। यहाँ पर भी अनफेवरेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट है फ्रॉम मलेरियल प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये जो फैल रहा है ये है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में था, पर अनफेवरेबल में इसने बना लिया फ्रूटिंग बॉडी, जिसकी टिप पे भरे होते हैं बहुत सारे स्पोर्स, और फिर ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे। इन स्पोर्स पे थिक वॉल होती है, जैसे हमने अभी बात की थी। ये थिक वॉल किस चीज की बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, इन स्पोर्स की थिक वॉल। तो इस तरीके से ये है लाइफ साइकिल, यानी कि ये प्लाज्मोडियम फैलता रहेगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी जिसमें से स्पोर्स निकलेंगे, और फिर वो स्पोर्स नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा फ्यूजन के बाद। अब लास्ट प्रोटोजोन्स, ये भी नाम आप सुन चुके हो, नया नहीं है। प्रोटोजोन्स की बड़ी खास बात है कि ये सभी मेंबर्स हेटेरोट्रॉप्स हैं, ये सभी मेंबर्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। अच्छा, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, जबकि स्लाइम मोल्ड्स दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते थे। ऑर्गेनिज्म क्या बोले, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते थे। तो ये प्रेडेटर्स हो सकते हैं, मीन्स दूसरे को खाएंगे, या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर, अंदर या ऊपर कहीं रहकर उससे फूड डिराइव करेंगे। आपको पता है ना पैरासाइट और प्रेडेटर्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी छोटे से होते हैं, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, बड़े से ऑर्गेनिज्म में रहकर उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। प्रेडेटर्स क्या होते हैं, जो दूसरे को खा जाते हैं। तो ये दूसरे को खा भी सकते हैं और दूसरे पे रह के, आप जानते हो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में भी कई प्रोटोजोन्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, हम अभी देखेंगे। अब देख चुके हो इसका कैरेक्टर बड़ा कॉमन है, एनिमेलिया किंगडम से रिजेम्बलेंस है इसकी। तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं। ये जो प्रोटिस्टा है ये माना जा रहा है कि बेस है, इसी से फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इवॉल्व हुआ। तो 4 मेजर ग्रुप्स हैं यहाँ पर लोकोमोशन के बेसिस पे, कैसे कैसे ये चलेंगे, कैसे मूवमेंट और लोकोमोशन होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पर 4 ग्रुप्स हैं। पहला है अमीबॉइड, तो पहला है ये अमीबॉइड, कैसे मूव करेगा, स्यूडोपोडिया के थ्रू। अमीबा कैसे करता है, स्यूडोपोडिया से। सेकंड है सीलिएट, इसके पूरे सरफेस पे सीलिया होते हैं और ये सीलिया की वजह से मूवमेंट करता है, सीलिएट। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोन्स या स्पोरोजोआ, ये नॉन मोटाइल है, कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, ये नॉन मोटाइल हैं। फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिला है इन पे, फ्लैजिलेट्स, ये फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट करते हैं। आप बोलोगे यूग्लिनॉइड भी थे फ्लैजिलेट्स, पर वो फोटोसिंथेटिक भी थे, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, इसलिए ये अलग हैं। अब 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं। पहला है अमीबॉइड। अमीबॉइड में आप देखते हो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं और ये मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं अमीबा। इनमें मूवमेंट कैसे होता है, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट के थ्रू। इसका फूड यहाँ पर है तो ये अपने स्यूडोपोडिया ग्रो करेगा और फूड को ले लेगा अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। तो इसमें स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट होता है। इसका एक खास मेंबर है एंटमीबा। एंटमीबा हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, अमीबाइसिस कॉज करता है। ये देखो स्यूडोपोडिया के थ्रू ही ये भी मूवमेंट करता है।
एंट अमीबा हमारे बॉडी में पैरासाइट है। अब नेक्स्ट है, अच्छा एक और चीज़, ये जो मराइन फॉर्म है इनकी, इसमें सिलिका की शेल्स होती हैं। सिलिका की शेल्स कहाँ पर थी? डायटम्स में थी। तो सभी रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, पर कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके बेसिस पे इनको अलग अलग किया गया है। तो सिलिका की शेल्स यहाँ पर भी हैं और डायटम्स में भी थी। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड मतलब सीलिया है, इनके पूरे बॉडी सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। ये स्लीपर शेप्ड कौन है? ये है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में क्या खास एक चीज़ होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी सरफेस से लगी हुई, बॉडी सरफेस पे ओपन होती है, यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं गलेट। याद रखना, पैरामीशियम में एक कैविटी है गलेट, जो बॉडी सरफेस पे जाकर ओपन होती है और इसी के थ्रू ये अपना फूड अंदर ले लेता है, वाटर लेडन फूड को अंदर ले लेता है। कैसे? जब सारी सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, ये सारी सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है, तब ये फूड अंदर आ जाता है और फूड वैक्यूल में फिर फूड का डाइजेशन होता है। एक और चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी पैरामीशियम के बारे में, क्या? यहाँ पर दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। यहाँ पर तो फूड को ही दिखाया है तो नहीं है, समझ में आ रहा है। यहाँ दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। तो सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से यहाँ फूड आ गया अंदर। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, यहाँ पर फ्लैजिला होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लैजिला होते हैं। तो फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट करते हैं ये, और ये बहुत सारे मेंबर्स इनमें से पैरासाइट होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स पे डिजीजेस कॉज करते हैं। एक आपके सामने पिक्चर है, आप पहचानते होंगे, 9th क्लास में आप इसको देख चुके हो। जल्दी से नाम बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिख कर भेजना। ये है क्या? ट्रिपैनोसोमा। ये है ट्रिपैनोसोमा, ये आरबीसीज बनी हुई हैं यहाँ पर। तो ये ट्रिपैनोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे डेथ तक हो जाती है। डरने की बात नहीं है, ये यहाँ नहीं होती इंडिया में, ये अफ्रीका में होती है। तो आप ये मत सोचना जो बहुत सोता है आपके क्लास में बच्चा उसको स्लीपिंग सिकनेस है, ऐसा नहीं है। तो ये ट्रिपैनोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये से फ्लाई से डिजीज ट्रांसमिट होती है। तो ये हो गए फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। एक और है ट्राइकोमोनियासिस, उसमें भी फ्लैजिला होता है, ये भी एक प्रोटोजोन है जो ह्यूमन बीइंग में ट्राइकोमोनियासिस जो एक डिजीज़ है, एक एसटीडी है, कॉज करता है। अब स्पोरोजोन्स लास्ट कैटेगरी, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पर एक खास बात है, ये ऑर्गेनिजम्स में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनके लाइफ साइकिल में ज़रूर होती है। इन ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है जो इन्फेक्शन कॉज करती है। ये तो है आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, याद है ना? ये है प्लाज्मोडियम, क्या कॉज करता है? मलेरिया। याद होगा आपको, और डिटेल इसकी लाइफ साइकिल हम लोग +2 क्लास में डिजीजेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, और इसके लाइफ साइकिल में भी स्टेजेस आती हैं जो कि स्पोर लाइक है, ट्रोफोजाइट, जो कि ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्टिव स्टेज है और इन्फेक्शन कॉज करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। इन नेक्स्ट वीडियो we'll study about kingdom fungi or mycota. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.